नमस्कार। नमस्ते। सेना के अदम्य साहस को आप सभी जानते हैं। हमारा जो देश है सैन्य ताकतों की वजह से ही सुरक्षित है। देश की सरहद पर खड़ा सिपाही जब 24 पहर देश की सुरक्षा करता है तभी हम जो है सुकून की नींद सो पाते हैं। परिधि न्यूज़ एक ऐसी श्रृंखला को शुरू करने जा रहा है जिसमें हम ऐसे सैन्य योद्धाओं से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने अपने सुख को त्यागा, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर देश की सुरक्षा को पहला मंत्र समझा और प्रथम पंक्ति में खड़े होकर देश की सुरक्षा भी की है। ये श्रृंखला बैतूल ज़िले के उन सभी वीर योद्धाओं के नाम है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। ये श्रृंखला युद्ध उन सभी को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। तो आइए इस श्रृंखला के पहले क्रम में हम मिल रहे हैं बैतूल ज़िले के योद्धा। हमारे साथ में हैं ऑनररी कैप्टन LR पवार जी, जिन्होंने 1965 की भी लड़ाइयाँ लड़ी है, 1971 की भी लड़ाइयाँ लड़ी है और इस क्रम में किस तरह से उन्होंने अपने सामाजिक जीवन और देश के प्रति समर्पण का इतिहास रचा, ये हम उनसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मेरे पारिवारिक मैं अपना बताता हूँ कि मैं मूल निवासी थाना साइखले का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता, हम 4 भाई 3 बहन का परिवार था। खेतीबाड़ी हम लोग करते थे, हमारा धंधा था खेतीबाड़ी करना जी। उसी गरीबी हालत से पढ़ कर के मेरा गांव में जो था एक 8वीं तक क्लास था, वहाँ तक मेरा एजुकेशन हो सका। आगे हम पढ़ नहीं पाए। इस श्रृंखला में भी मैं अपना नौकरी सर्विस के लिए 18 साल हो मेरा पूर्ण से मेरी एज हो गई थी। मैं वहाँ पढ़ने के लिए कोशिश किया पर घर की स्थिति की वजह से मैं आगे शहर में नहीं जा पाया जी। उसके बाद मैं अपनी नौकरी के लिए ढूंढा। पहले पुलिस में भर्ती, वहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में मिलिट्री में ऐसा दिन आया मेरा 15 दिसंबर 1961 को कि मैं यहाँ पर फौज की आर्मी की भर्ती हो रही थी। वहाँ जाकर खड़ा हुआ सवेरे, उन्होंने मुझे बुलाया क्या भर्ती। ये भर्ती कहाँ हो रही थी? ये बैतूल में हुई। बैतूल अपने सर्किट हाउस के बगल में जी, वहाँ पर भर्ती हो रही थी। मैं सवेरे घूमने गया तो वहाँ पर देखा कि वो आदमी भर्ती हो रही है। मैं उनका तमाशा देखने गया, खड़ा रहा तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप भर्ती फौज में, तो मैंने हाँ बोल दिया। वैसे मुझे पहले फौज में जाने का कोई इरादा नहीं था, ना देश सेवा का कोई महत्व था कि हम लोग गांव में पढ़े, हमारे को इतना नॉलेज नहीं था। पर मेरा आत्मा से निकल गया हाँ, मुझे वहाँ भर्ती कर लिया। और उस टाइम वहाँ पर करीब आधा घंटा लगा होगा भर्ती करने का प्रक्रिया। और मेरे को उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंजीनियरिंग कोर में भर्ती कर लिया जी। यहाँ से हम उसी दिन मेडिकल हमारा 2 बजे करीब हुआ। वहाँ से हम सिकंदराबाद के लिए शाम को 7.5 रुपया दिया उन लोगों ने और शाम को हमको रेलगाड़ी में बैठा के सिकंदराबाद गाड़ी में EME सेंटर में हमको भेज दिया। अब आपने जैसे भर्ती में भाग लिया, आप सेलेक्ट भी हो गए, परिवार में क्या? परिवार में उस टाइम ऐसा था जब 1961 पहले कोई फौज में, मतलब फौज को पहले पलटन बोलते थे हमारे चालू भाषा में, कि पलटन में जाएंगे तो देश हो जाएगी। वैसे मेरे को थोड़ा नाराज़गी इसलिए थी कि मैं आगे पढ़ नहीं पाया, मेरे दोस्त लोग आगे पढ़ने गए तो मेरे गुस्से से मैं चला गया। मेरे को कोई इतना नहीं है कि अब चलो देश सेवा मेरे भाग्य में लिखी है, तो मैं देश सेवा करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मैंने हैदराबाद जा कर के वहाँ से फिर 10-15 दिन पर घर में हमगाम मच गया। भाई पुलिस में थे थाना में, उनको पता चला कि भाई छोटा भाई भर्ती होकर चला गया। घर में रोना गाना काफ़ी हुआ। गांव में माहौल फैल गया कि भाई पलटन में भर्ती हो गया। अफसोस तो लगता है लोगों को पर मेरे को तो पता नहीं, मैं तो चला गया वहाँ। फिर मैंने 6 महीने ट्रेनिंग करी वहाँ पर। फिर उसके बाद 6 महीने जून में 61 15 दिसंबर भर्ती हुआ था। जून में मैं ये 28 दिन छुट्टी आया। उस टाइम मैं गाँव वालों से मिला, सब मुझे अचरज से देखने लगे गाँव वाले कि आप पलटन में कैसे चले गए। पर मेरे को हिम्मत आ गई जब मैं बाहर के लोगों के साथ मिला जुला तो संसार देखा मैंने बहुत बड़ा, कि ये तो हमारा तो छोटा संसार है पर यहाँ जब देखा तो बहुत संसार। फिर मेरे को हिम्मत आ गई कि नहीं, देश सेवा करना ज़रूरी मेरा। मैंने अच्छी अपनी तरह से मन लगा के ट्रेनिंग करी। 1963 मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई। मेरा पोस्टिंग पहले जबलपुर बेस आर्मी 5-6 आर्मी बेस से पोस्टिंग। उसी ड्यूरेशन में शादी का हुआ मेरा। शादी फिर
2 दिसंबर 1963 को मेरी सांगा की केशवराव जी ओमकार की लड़की कन्या के साथ मेरा शादी संपन्न हो गई। तो सेना में जब पहली ज्वाइनिंग थी, किस तरह की घर की याद आती रही होगी और परिवार के लोग संपर्क नहीं कर पाते रहे होंगे? वो उस टाइम क्या होता था, याद तो आती थी कभी हम अपने माँ बाप को, भाई बहन को छोड़ के कहीं बाहर रहे नहीं हैं। जब से जन्म लिया तब से अपने भाई बहन माँ बाप के साथ परिवार में रहे। हम 4 दिन के लिए भी बाहर नहीं रहे। याद तो आती थी, पर लोगों के साथ सहपाठियों के साथ में रहने के बाद में सब वो लोग भी तो यहीं से आए होंगे, तो सोच रहे कि भाई सभी तो बाहर से अपने माँ बाप को छोड़ कर आए, तो सब इकट्ठे एक परिवार हो गए, भाई भाई बन गए। अपने दुख सुख में, तकलीफ में, बुखार में एक दूसरे की मदद करना सहारा बन गए। उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई बाद में, क्योंकि मैंने मना लिया था कि जब करना ही है तो दिन लगा के काम करूँगा। कितना वेतन था जब आप सेना में? मैं जब वेतन का था, जब 40 रुपये मतलब बेसिक थी मेरी, और 2-2.5 रुपये करीब मेरा डीए था। इस तरह से 42 रुपीज़ के मेरे को प्राप्त हुआ। तो 15 दिन की जगह 15 दिन में भर्ती हुआ तो 15 की तनख्वाह मेरे को 20 रुपये कुछ मिला, 20 रुपये मिला था। कहते हैं कि सैनिक जो है, यदि उसने युद्ध लड़ा है तो उसके जीवन को बहुत सफल माना जाता है। इतने कहते हैं कि ये आपका कहना ठीक है। आर्मी में जो दिसंबर में अपना भर्ती, उसमें मेरे ड्यूरेशन मेरे भाग्य में लिखा था, तो कि मैं जब 63 में वहाँ पर 20 वर्ष साहब जबलपुर पोस्टिंग हुआ तो मेरा शादी भी हो गया। मैंने अपने परिवार को भी ले गया, पर परिवार ज़्यादा नहीं रख पाया। मेरा 64 में वहाँ से ट्रांसफ़र मेरा जम्मू कश्मीर हो गया जी, क्योंकि लड़ाई का कुछ महत्व था, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया था जी। तो उसमें मैं 52 माउंट रेजिमेंट गया। उसमें रेजिमेंट में सिपाही हो जाए। मेरा ट्रेड भी गन फिटर है, तो मैं तोप खाने का मतलब फिटर रहा हूँ, मेरे को ये मिला था। और मैं भाग्यशाली रहा कि मैं एक 22 साल की उम्र में मुझे 1965 की लड़ाई लड़ने का मौका प्राप्त हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग रिजोरी थी, उसमें 18 गनें होती थी, उसमें अकेले गन फीटर था मैं। मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो क्या एक गन फीटर की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या मतलब उनकी कार्य? जितनी भी तोपें होती है इनको सुधारने की जिम्मेदारी होती है, मरम्मत करना उस फीटर का काम है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेनिंग दिया जाता है जी। ये एमई स्कूल बड़ा जो सिकंदराबाद था वो ट्रेनिंग सेंटर होता है हमारा। जब आप युद्ध के लिए, मतलब आप जब युद्ध का दौर चल रहा था तो ऐसी परिस्थिति आई होगी, कई तोपें आपने उस समय सुधारी होगी? हाँ, वो क्या है कि जब यह होता है 3 मिनट का ये अपना फायर होती है गनों का, उसमें रुकावट आती है क्योंकि इसमें एक डायल गन में डायल सिस्टम होता है। कभी जो हिट करना टारगेट आपने को, मान लो लेफ्ट राइट गैस रहता है तो उसको क्या डायल साइड से सेटिंग करना पड़ता है। टूट फूट भी होती है, उसको रिपेयर करना उसी जगह पर रिपेयर करना पड़ेगा आपको मोर्चे में। और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक गन के साथ में 8 क्रू रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी टेक्निकल की होती है कि उस तोप को जल्दी रिपेयर करें। यदि दुश्मन को पता चल जाता है कि तोप ऑफरोड हो गई है, वो उसके ऊपर फायर करेंगे, वो डिस्ट्राय करेंगे, मतलब उस मौके का फायदा उठा सकता है, मौके का फायदा उठाएगा। और दुश्मन कभी भी 2 चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है, टेक्निकल के ऊपर कि टेक्निकल को आउट कर दो या उसको ख़त्म कर दो, तो इक्विपमेंट खराब होगा तो ऑटोमेटिक पड़ा रहेगा वो। मेडिकल वाले डॉक्टरों के ऊपर ज़्यादातर रहता है और टेक्निकल वालों पे ज़्यादा मार रहता है। जैसा कि पेड़ की डाली मत काटो, आप तना से नीचे जड़ से काट दो तो उसका खत्म होता है। उस तरह से हम जड़ है इनकी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बैतूल जिले के पहले ऐसे थल सैनिक हैं जिन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं। हाँ, तो ये तो मैं भाग्यशाली हूँ इसमें कि वैसा पवार समाज का पहला भी आदमी हो कि जो फौज में भर्ती हुआ था। मेरे से पहले पवार समाज का कोई भर्ती नहीं हुआ था। दूसरा चांस है कि मैं जूनियर कमीशन अफसर भी पहले बना हूँ। पहले चांस मिला मेरे को सौभाग्य बाद। और लड़ाई में भी 2 भाग मेरे को सौभाग्य कि थल सेना में मेरे सिवा 2 लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। अच्छा, उसमें भी क्या है, 1965 की लड़ाई में मैं अकेला 22 साल का था। 27 साल की उम्र में मैंने 1971 की लड़ाई लड़ा। उस टाइम डिप्लोमा कोर्स करके निकला था मैं सिकंदरा में अपना बड़ौदा स्कूल से, टेक्निकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर करके। और उसी टाइम मेरे को चांस मिला था। उस टाइम में मेरी उम्र 27 साल की करीब रही होगी। छोटी उम्र में मेरे को ये दूसरी लड़ाई थी जो मेरे को चांस मिला। इस टाइम इसमें वहाँ ये 973 फील्ड आर्मी एडी रेजिमेंट वर्कशॉप था, 25 एडी था। इसमें राडर सिस्टम थे और ऑटोमेटिक गन L70 गन रिपेयर होती थी। तो उस टाइम भी 3 अथराइज थे, पर उसमें किस्मत से रेजिमेंट राइजिंग नहीं बनी थी, तो उसमें एक ही आदमी मैं
HMT के तौर पर ये अकेला आदमी था। गन 36 गन का रिपेयर करने वाला मैं था, बाकी मैकेनिक थे मेरे साथ में। तो युद्ध के दौरान कोई ऐसी जोखिम वाली परिस्थितियां आपके साथ आई जिसको आप सुनाना चाहें? 71 की लड़ाई में तो नहीं है, क्योंकि वो राडर सिस्टम में रहते, जो इंचार्ज रहता है वो राडर के साथ में गनों के पीछे रहता है, एयर डिफेंस गने के साथ में, इतना नहीं होता। हाँ ये है कि 65 की लड़ाई में बहुत ज़्यादा हमारे को जोखिमबाजी था, क्योंकि उसमें पैदल चलना पड़ता था। जैसा हम लोग पहले 65 की लड़ाई की बात बताऊँ मैं आपको, मैं पहले रिजोरी हमारी यूनिट थी किले के पास में, वहाँ से सुंदरबनी होते हुए पूछ सेक्टर गई और वहाँ से हमारे को लड़ाई के अंदर हम लोग हाजीपुर दर्रा पास किया हुआ। आपने सुना हो कि अपने हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और 3 दर्रे हैं, तो इस तरह से हाजीपुर दर्रा है, ये हाजीपुर दर्रा पूछ के पास में है। और ये हाजीपुर से लेकर के उड़ी, ये एक खोखला वाला ये 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता था जो पाकिस्तान के टाइम पर पाकिस्तान को हैंडओवर हो गया था। तो उसको हम लोगों ने उस टाइम उस पहाड़ी पर हाजीपुर दर्रा पर काफ़ी हमारी कैजुअलिटी हुई थी रेजिमेंट की। हमारी भी रेजिमेंट जो माउंटेन रेजिमेंट थी उसमें भी 2 गनें हमारा हिस्सा हुई थी। खच्चर वो, क्योंकि वो गनों को खच्चर एक जैसे दूसरी जगह ले जाते थे, खच्चर भी हमारी डिश जवान भी देते हुए थे। पर हम लोग LRW करके, ये LED करके थे, हम लोग टेक्निकल वाले हैं, हमको तो 12 जगह जहाँ गन पोस्ट लगी है वहाँ घूमना पड़ता था। पर भाग्य सौभाग्य मेरे को ऐसा कोई जिसका सामने करना पड़ा, जब देखने में बहुत आया कि कैजुअलिटी बहुत हुई थी। हमारे को इस जमाने में क्या होता था, 65 की इसमें कम्युनिकेशन नहीं था घर से, तो उसमें उस टाइम ये पोस्ट कार्ड होता था 5 पैसे का, और एक लिफाफा होता था, एक अंतर्देशीय। ये 2-1.5 महीना से हमारे सब क्लोज हो गए थे, बंद। हमको घर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि डाक जब सीज फायर हुआ तो हम हाजीपुर दर्रा में थे उस टाइम, और उसके बाद जब डाक आई तो ये हम लोगों ने खेते में खोला उसको, डागों को, और पहले तो अपने लेटर छाटे हम लोगों ने। उसके बाद में फिर दूसरे जो बच्चे हमारे साथ में भाई लोग थे, जो आज परलोक चले गए थे 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, हमने उनके लेटर पढ़े। पर जब वो लेटर पढ़े तो हमारे जितने हम लड़ाई में नहीं रोए, तो उन लेटरों को पढ़कर हमको रोना जरूर आया। एक दूसरे को पकड़े काफ़ी रोए हम लोगों, क्योंकि पिताजी लिख रहे हैं, कोई माँ लिख रही है कि बेटा आना, छुट्टी लेकर आना, तू कैसा है। हाँ, अब उनको खबर भी नहीं पहुंच पाई। उनको ये कि 2 महीना उनका बेटा तो है नहीं है, आप किससे। उनकी बीवी लिख रही है कि ना अपनी गुड़िया आपको याद कर रही है, आपका बेटा याद कर रहा है, तुम कब आओगे, पैसा लेकर आना, बहन की शादी करना है। काफ़ी मतलब इस तरह से बातें, जब पारिवारिक हमने बातें उनकी सुनी, और जब सोचा कि देखो आज वो उनकी बीवी को मालूम, उनके परिवार को नहीं मालूम है, उनकी वाइफ को नहीं मालूम है कि मतलब आज हमारा आदमी है कि नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा आदमी आज लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई में है, पर ये नहीं पता कि उनका आज 1.5 महीना पहले से भगवान के पास वो अर्पण हो चुके हैं। तो ये जो दुख जो है ना, बहुत बड़ी दुख होती है। अब रहेगा दूसरा लड़ाई वाला सवाल, जो आदमी डेथ होती है उनकी कैजुअलिटी, वो बेस वर्षा में उनको बेस हॉस्पिटल में लाते हैं लाशों को, वहाँ पर उनका पंचनामा बना के जिसा करके, और उनको धर्म के अनुसार उनकी गति करते हैं। हाँ, मतलब तो उस समय इतना साधन भी नहीं थे कि आप समय पर जगह पे बॉडी पहुँचा सके। तो उस टाइम क्या करते हैं, उनको चारों गुरु हॉस्पिटल में रहते हैं, और उनका अपनी हिंदू धर्म के अनुसार, सिखों के धर्म अनुसार, मुस्लिम उनकी गति करते हैं। अब उस हिंदू धर्म में क्या होता है कि वहाँ पर एक गाड़गा रहता है, लाल कपड़ा देते हैं, उसके जो फूल होते हैं वो मंदिर में लाके टांग देते हैं, उनके नाम नंबर लिख देते हैं। जी। लड़ाई के बाद में क्या होता है, लड़ाई से होने के बाद में एक आर्डर आता है कि जो डेथ हो गई है, कैजुअलिटी हो गई, उनके बच्चों के, उन आदमियों के, जवानों के कपड़े प्लस हिंदू धर्म है तो आपका वो जो लाल आपको उनके घर पहुंचाना है। तो उस टाइम ज़्यादातर अक्सर ये सोचते हैं कि जैसा कोई बैतूल का लड़का जवान है और वो होशंगाबाद से जा रहा है, तो होशंगाबाद का जवान पे कैजुअलिटी हुई, उसके घर में उसको सामान पहुंचाने के लिए बोलते हैं कि आप 10 दिन छुट्टी काटो, बाद में परिवार से मिलकर आओ। पर उस टाइम जो आदमी को ये आर्डर देते हैं या मिलता है ना, वो बहुत रोता है, वो उसको जाने की इच्छा नहीं होती, वो सामान लेने जाने की उसकी ताकत नहीं हो कि हम कैसे उसके घर जाएंगे, ये सामान संदेश कैसे देंगे या गड़गा कैसे देंगे। तो उस टाइम की जो परिस्थिति आती है, जो लड़ाई में जितने ज़्यादा हम नहीं रोए या अफसोस नहीं किया, उससे ज़्यादा उस दिन अफसोस होता है कि हम ये कैसे लेके जाएंगे उसके दरवाजे पे, क्या उसके बच्चों को बोलेंगे या उनके बेटे को क्या बोलेंगे जी, या बीबी को क्या बोलेंगे। बहुत कठिन समय होता है। हाँ, वो कि क्योंकि घर तो मन से हारता है। गाँव में जाएंगे, गाँव को पूछेंगे भाई फलाने का घर कहाँ है, यदि सामान है वो गड़गा देखेंगे तो क्या बोलेंगे गाँव वाले कि भाई ये तो चला गया,
उनको तो लगता है हमारा आदमी, उनको घर वाला लगता है भाई लड़ाई में है। तो उस टाइम की परिस्थिति ये जो है, ये सबसे ज़्यादा लड़ाई की परिस्थिति खराब होती है। जी, सेवानिवृत्ति आपकी कब हुई थी? सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट आपका? मेरा 31 जुलाई 1993। तो अपने सेवा काल के दौरान कभी ऐसा भी रहा होगा कि परिवार को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपको छुट्टी नहीं मिल पाई? हाँ, वो ये बैठी है ना, ये सामने हमारे। जी जी। हमारी शादी का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारी 2 मई को शादी पक्की हो गई थी। 2 मई, हाँ जी, 1963 में जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। 2 तारीख को शादी भी हो गई, इनके यहाँ खाना वाना भी हो गया, बारात आ रहे, सब तैयारी भी हो गई थी। और इनको बता दी कि भाई जब आएंगे दूल्हा तो अपना मतलब आपको ले आएंगे। पर वो क्या हुआ, 2 तारीख को न जहाँ पहुँचा, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कार्ड दिया था वो कार्ड कहीं मिसिंग हो गया। अच्छा। डाक में तो मिला ही नहीं। तो वो क्या हुआ, तो मेरे को भी दूसरे दिन का झगड़ा जाते हुआ, क्या इन्हें खाना वाना गाँव को खिलाया पूरी बारात वालों के। अच्छा, आप शादी में नहीं पहुँचे? नहीं। तो 2 मई को मैं कोर्स में था, वो नहीं आया। अच्छा जी। फिर दूसरे दिन बड़े भाई पुलिस में थे, उनने टेलीफोन किया, भाई 4 बजे, वो ट्रंकाल बोलते थे यहाँ, हाँ। पोस्ट ऑफिस के पास से ट्रंकाल करते थे। तो मेरे को 4 बजे ट्रंकाल मिला कि पवार आपको घर से कोई ट्रंकाल आया। तो मैंने कहा यार कोई सीरियस होगा तभी होगा, अपन तो कुआरे आदमी ठहरे, 3 भाई और अभी है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, होगी तो वो संभाल लेते हैं। ट्रंकाल मतलब बहुत घबराने वाली बात होती थी। तो मैं बोला कोई नहीं, कोई सीरियस केस है। फिर जाके देखा तो जो अफसर, टेलीफोन ऑफिसर में अफसर बैठा, बोले आप पवार हो? मैंने कहा हाँ मैं पवार हूँ। तो बोले आपका घर से ट्रंकाल आया है। मैं देखा भी क्या, भाई ने टेलीफोन किया, बोले भाई आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा भाई मैं क्यों किस लिए आऊँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैंने ट्रेनिंग में साइन कर दिया कि मैं छुट्टी नहीं लूँगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो बोले शादी है। मैंने कहा भाई किसी शादी है, शादी करो ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ शादी मत करो। हाँ, आप शादी करने का, जो भाई बोले नहीं तेरी शादी है। तो मैं कहा मेरी कब शादी जोड़ी, मैंने मना किया था मेरी शादी के लिए, कि मेरी एज नहीं, मेरी उम्र करीब 20 साल थी उस टाइम। अच्छा, 21 में शादी होती थी। हाँ जी। तो मेरी उम्र 20 की है। तो मैंने कहा भाई मैंने मना किया था कि मैं ट्रेनिंग में हूँ, मैं ट्रेनिंग में शादी नहीं करूँगा, आपने शादी क्यों जोड़ी? तो बोलूँगा भाई छुट्टी मिले तो मैं आ जाऊँगा। मैं अफसर पास दूसरे दिन कहा, मैं कहा साहब मेरी कल ट्रंकल आया था, ऐसा शादी है। तो उनने भगा दिया मुझे, तुम्हारी दाढ़ी मूछ नहीं है, अभी शादी कर रहे क्या? भगा दिया उनने। तो ये जैसे ये मेरा घटना जो हमारी शादी का सबसे बड़ा घटना लगा। तो फिर शादी कब हुई? मेरी शादी फिर मैंने दूसरे दिन हमारे जो इनके जीजा जी, उनने टेलीफोन किया कि भाई ये बुद्धू बना रहा है लड़का, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ। फिर उन्हें बोला भाई ऐसी बात है, आपकी शादी थी, आप 2 तारीख को आए नहीं। मैं कहा भाई मेरे को छुट्टी नहीं मिली। फिर मैंने बोला 15 जून को मेरा 10 दिन का ब्रेक है, मैं 15 दिन के बाद में 15 जून को मैं छुट्टी आऊँगा। मतलब बिना दूल्हे के बारात पहुंच गई, बारात ने खाना भी खा लिया, सब कुछ नहीं, बारात नहीं गई, बारात तो गई नहीं, बारात कहाँ ले जाएंगे? हाँ, वही दूल्हा घर का, लड़की घर में खाना बनाओ तो खिलाना पड़ा ना। जी जी जी। हाँ, तो ये सब चीज़ें जब हमारे आर्मी इसमें ड्यूरेशन में पहले ज़माने में ये प्रॉब्लम खड़ी कि कम्युनिकेशन नहीं था सबसे पहली बात। ये बड़ा कठिन समय था। और जैसे बच्चों का जन्म होने वाला रहा होगा, अब उसमें रहेगा। अब देखो जो बच्चों का जन्म है, हमारे बच्चे सब जन्म यहीं लिया है बैतूल में, मायके में, क्योंकि हम लोग जब भी समय आला है हमेशा मतलब फील्ड में रहे हैं, फील्ड में क्वार्टर नहीं होती है। अब उसमें जो मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था 1962 में, तो 71 की लड़ाई लड़ा था मैं उस टाइम। जो है हमारा इमरजेंसी केस, मतलब ये इमरजेंसी चल रही थी। तो मेरा बेटा 72 जुलाई में, 4 जुलाई को पैदा हुआ था 72 में। पर मेरे को आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो इक्विपमेंट हमारे ख़राब हुए थे, तो हमारा रूम को रिपेयर करना था और इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी छुट्टी नहीं दे रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है और भी मतलब लड़ाई लग जाए, शंका थी। तो मैं इस टाइम उसमें था, सिरसा में था। जी, सिरसा मतलब हरियाणा में था। हमारी रेजिमेंट मतलब वहाँ से लड़ाई से सकरगढ़ से इधर लमडम हाई अड्डे से भी बांग्लादेश से आ गई थी, और हम लोग जो सकरगढ़ से वहाँ से जमा होकर के पठानकोट से सिरसा आ गए थे। तो सिरसा में जमन हुआ तो वहाँ पर वर्कशॉप रिपेयर करना पड़ा, ये टूट फूट बहुत होती है लड़ाई के अंदर। तो वो सब छुट्टी बंद थी और इमरजेंसी भी लगी थी। अब उसके बाद में आया कि लड़का वही आए जाएंगे करके, अब मेरा फिर इन्फेक्शन आ गया, मेरा गनों का इन्फेक्शन करना था मेरे को। तो उस टाइम मेरे को मेरा 10-15 साल 12-13 महीने का बच्चा हो गया था। उसके बाद मेरे को आने को मिला था, मेरे छोटे बच्चे का मुंह 12-13 महीने के बाद देखा था। तो इस तरह से आर्मी की जो पहले लड़ाई के टाइम की बात होती है, ये
ना कम्युनिकेशन की वजह से। घर से लेटर 15 दिन नहीं मिलते, एक महीना नहीं आते, मेरे लेटर नहीं पहुँचते उनके घर तक। कई ऐसी स्थितियां भी रही होगी कि युद्ध के दौरान आपने अपने साथियों को खो दिया होगा, क्या आज भी उन उसमें परिवारों? देखो 65 की लड़ाई में हमारे पास भी एक स्वामी करके था, और ये नदाब करके था, एक हमारे मैकेनिकल एलईडी के हम 4-5 आदमी टेक्निकल वाले थे। हम बड़े एक साथ रहते थे कि एक साथ सोना, एक साथ हमारा दर्द मिटाना, किसी घर की याद आए थे उसको भुलाना, मतलब याद आती है, माँ बाप की याद आती है। मोर्चे में बैठे बैठे कभी याद आती, कभी आंसू भी गिर जाते हैं कि भाई आज का पता नहीं, आज रहते वो कल तो बैठा था मेरे पास, वो गिर गए, कल में मेरा टाइम तो नहीं आ जाता है। तो ये अफसोस का होता है, पर जब वहाँ पर ऐसा माहौल बन जाता है कि अफसोस ख़त्म हो जाता है, और उसी माहौल में रहना पड़ेगा आपको। भाई चलो यार रेजिमेंट मूव हो रही है, ये करो। तो उस टाइम हमारा एक स्वामी करके था, तो हम लोग लाश लेने के लिए गए थे लेडीज से, हमारे रेजिमेंट का कैजुअल्टी हो गई थी। ऊपर से फायर आया, तो हमारा एक स्वामी करके था, वो गाड़ी ड्राइवर था, वो 1 टच डाल थी हमारे पास में। हम लोग 2-3 आदमी गए थे लाश लाने के लिए, 5-4 लाश हमने अपने डाली। और उस टाइम मैंने वो गाड़ी जैसा कूदा, फर्रा हमारे ऊपर गिरा था, हम कूद गए बाहर, तो उसके जो कुल्ले में जो छर्रा लगा था, तो कुल्ले उसके दोनों कुल्ली उड़ गए थे। उसके बाद हमने उसको 25 ड्यू रेजिमेंट में लाया, रिजोरी हॉस्पिटल में लाया, वहाँ से उसको पूना भेजा गया। 6 महीने के बाद आया, उससे फिर उसके कुल्ले दोनों उड़ गए थे। वो हादसा मासात हुआ था टेक्निकल। रेजिमेंट के तो काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी हमारे रेजिमेंट की, पर टेक्निकल की हमारी एक ही लड़का ड्राइवर जो था डैमेज हुआ था। क्या लगता है आपको, क्या युद्ध ही नहीं, युद्ध देखो वैसा युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध में क्या होता है कि दोनों देश का, दोनों पक्षों का नुकसान होता है। एक तो फाइनेंस में जाता है, जैसा डीजल है, पेट्रोल है, मनमानी खर्चा होता है, बिना मतलब गाड़ियाँ चलती है, ड्रम के ड्रम कहीं कहीं जगह डम करते हैं, वहीं छूट जाते हैं, रह जाते हैं, और कैजुअल्टी होती है, खर्चा बहुत हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। आप उसमें क्या है, पब्लिक का जैसा जिसके बाप चला जाता है या बेटा जाता है, उस परिवार को भी नुकसान होता है, कमाई वाला बेटा चला जाता है। तो लड़ाई नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हो आपसे समझौते और सारी दोनों देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाइना हो, है तो किसी न किसी का बेटा होगा, किसी का घर वाला होगा। तो कैजुअल्टी होते से परिवार के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है। जी, मतलब आवश्यकता पड़ने पर सैनिक लड़ना तो चाहता है देश के लिए, लेकिन दिल से युद्ध कोई नहीं चाहता। दिल से युद्ध नहीं होना चाहिए, जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि समझौता होना चाहिए। देखो जीना है 70-80 साल, तो उसको जो एक परिवार जो उसकी जिसका आदमी गुजर जाता है, उस बच्चों के जिसका बाप गुजर, उन बच्चों का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो सेना में जाना चाहते हैं? मैं तो संदेश दूँगा ये है कि देखो देश सेवा तो करना चाहिए। देश सेवा देखो ये भाग्य की बात है। आज हमें इस युग में बोलते हैं 84 लाख योनि बदली करने के बाद में हमारे को एक इंसान का योनि मिलती है जी। तो उसमें कुछ जो पाप होते हैं ये भाग्य किसी हर एक को नहीं मिलता। लड़ाई लड़ने का मौका या फौज में जाने का मौका भाग्यशाली होता है, वो आदमी जाता है देश सेवा के लिए जी। ठीक है। और मैं तो बोलता है यदि होना ये कि युग में जाना है, देखो ये मरना जीना ये तो लिखा रहेगा। हर जीव जंतु जो संसार में पैदा हुआ है, चाहे पेड़ पौधे ले लो चाहे कोई ले लो, एक दिन वो भी पौधा भी बुढ़ा हो जाता है। उसी तरह हमारे जीव जंतु में भी हम लोग आते हैं। तो देश सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, देश सेवा करना चाहिए, पुण्य का काम है जी। तो और हर एक के भाग्य में नहीं मिलता ये, बिल्कुल ये जो भाग्यशाली होता है उसी को ये चांस मिलता। जैसा मैं भाग्यशाली गांव का आदमी था, मैं कभी रेलगाड़ी बैठ के नहीं देखा था, जब भर्ती हुआ तब रेलगाड़ी में बैठा था। तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बाकी नौकरी नहीं करके कि मेरे को आज मैं ऐसे माँ बाप के पेट से जन्म लिया है जिसने मैंने आज देश सेवा 32 साल नौकरी करी है। 32 साल की नौकरी में कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है वैसे आपकी? और ऑनररी कैप्टन का जो सफर है वो उसमें कहाँ पोस्ट हो रहा है? सबसे पहले मेरा हैदराबाद सिकंदराबाद हमारा सेंटर है। उसके बाद में सिकंदराबाद में हमारा EME स्कूल है जो आज कॉलेज है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स का, वहाँ में ट्रेनिंग हुआ। तो मैं 19 अक्टूबर 63 में वहाँ से पोस्टिंग जबलपुर 500 से आर्मी बेस में हुआ था। वहाँ पर 1 साल रहा, वहीं मैं फैमिली भी रखा मैंने अपने साथ में। उसके बाद मेरा लड़ाई जैसा जो माहौल चला तो उस टाइम 1964 में मेरा ट्रांसफ़र रिजोरी 52 माउंटेन LAD में हो गया। ठीक है। वहाँ पर लड़ाई लड़ा मैं 65 की लड़ाई। उसके बाद मैं आ गया अपना लद्दाख पोस्टिंग हो गया मेरा, वह 404 इन्फेंट्री वर्कशॉप लद्दाख में चला गया। वहाँ 3 साल रहा मैं लद्दाख में। अब वहाँ से फिर मैं पठानकोट आ गया। वहाँ मैंने अपना परिवार साथ में रखा अपना।
उसके बाद मैंने वहाँ एग्जामिनेशन दिया डिप्लोमा मैकेनिक इंजीनियरिंग के लिए प्री कोर्स से 1.5 साल का। फिर मेरा वहाँ मैं टेस्ट में क्लियर किया मैंने, सेंटर मेरा लद्दाख हुआ, लद्दाख ही भरा। लद्दाख में मेरे को 2 महीना रहना पड़ा क्योंकि उस टाइम बर्फ़ गिर गई मार्च के महीने में, तो चंडीगढ़ से प्लेन में उड़ के जाना पड़ता लद्दाख के लिए जी। फिर मेरा रिजल्ट आ गया, मैं क्लियर हो गया, वहाँ मेरा प्रमोशन हो गया, हवलदार बन गया। फिर मैं ये 69 में मैं बड़ौदा स्कूल टेक्निकल कोर्स में 1.5 साल के लिए चला गया। वहाँ मैंने किया 71 की लड़ाई, वहाँ पर 71 तक मैं कोर्स किया। 71 में ही मेरा ट्रांसफर कंप्लीट हुआ मेरा कोर्स। उसके बाद मैं कचरापाड़ा मेरी रेजिमेंट में आया, वहाँ पर L70 गन थी, L60 गन थी, उनको मैं चेंज करके L70 गन है, इसमें राडर सिस्टम हुआ, ऑटोमेटिक गन आई गई उसमें। वहाँ उसी टाइम पर मैंने फैमिली ली गई। मैं अपना बेटा 70 में पैदा हुआ था, मेरा 3 काम हुए, एक मकान लेना, एक बच्चा पेट में आना, दूसरा मेरा डिप्लोमा कोर्स में जाना। मेरे को 3 फायदे हुए करते। तो 70 में मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था अक्टूबर में, वो यहाँ। मैं जब 1 साल का हुआ तो मैंने अपने बच्चे को लेगा, पर मैं वहाँ रह नहीं सका। मैं 15-20 दिन फैमिली रही मेरे साथ में। फिर इमरजेंसी आ गया कि भाई अब लड़ाई लड़ने वाला, परिवार को अब घर छोड़ो। मैंने अपने बेटा को और अपनी मिसेस को घर छोड़ दिया और वहाँ लड़ाई लड़ा। तो मेरा रेजिमेंट में 3 बैटरियाँ कंपनी होती है, तो ये कंपनी जो 132 वो सरदारों की थी, दूसरी 133 राजपूत की थी, 134 पंडितों की थी। ऐसे 3 कास्ट की तीनों कंपनियाँ थी। तो वह डमरा अड्डे पर हुआ। 2 मेरी जो कंपनियाँ फॉरवर्ड इलाके में बांग्लादेश में चली गई। मैं ये करीब वहाँ पर 134 में बैटरी में ऑर्डर हुआ, क्योंकि मैं टेक्निकल का मैकेनिक इंजीनियर एक ही था। मेरे पास 20 फीटर थे मेरे नीचे, वो 20 फीटर 4 फीटर मैंने बांट दिए थे तीनों कंपनी में। उसके बाद वहाँ 1 रात रहा। उसके बाद ऑर्डर आया कि सीज़फायर होगा, वहाँ पर कैप्चर होगा, ढाका अपने कैप्चर कर लिया। उसके बाद में वहाँ से मेरे को ऑर्डर मिला कि एक वो 132 बैटरी सिखों की है, वो पठानकोट जा रही है। पठानकोट से मुँह है, उधर लड़ाई चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने उधर तो हार गए थे, पर इधर इन लोगों ने आक्रमण चंडीगढ़ इन पर आक्रमण करना चालू कर दिया था पठानकोट में। तो पठानकोट का एक रनवे भी तोड़ा था। तो मैं फिर उनके साथ मैं यहाँ चला आया। फिर उसके बाद में ये पश्चिमी अपनी सीमा में लड़ा सकरगढ़ में। उससे सकरगढ़ जिला जीत लिया था जी। तो ये पूरा क्रम रहा है आपके उसके बाद में सकरगढ़ वहाँ से रहा लड़ाई का। उसके बाद में पठानकोट से मेरा पोस्टिंग दिल्ली आ गया, वहाँ कचरा दिल्ली में आ गया, आनंद पर्वत में, वहाँ AD रेजिमेंट थी, उसमें आ गया। उसके बाद मैं वहाँ से बड़ौदा में स्टाफ में चला गया 4 साल 5 साल। उसके बाद मैं 81 में मैं मेरठ चला गया। 82 में मेरा वहाँ से मेरठ से मैं जम्मू कश्मीर फिर चला गया, LRWOC बन करके माउंट रोज में खड़ी की थी, उसमें चला गया। वहाँ से भी दोबारा 3 साल करने के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र फिर उसी 141 ये माउंट रोज में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद मैं 1960 करीब मैं 85 में मैं गुवाहाटी चला गया 20 वर्ष, एडवांस 20 वर्ष में। अच्छा। गुवाहाटी फिर मेरा वहाँ 4 साल रहा। मैं पानागढ़ आ गया। पानागढ़ से रेजिमेंट मूव करके मेरी भरतपुर आ गई है। फिर 1962 में 1992 में मैं बड़ौदा फिर दोबारा 20 वर्ष अब जबलपुर आ गए। जबलपुर से मेरा रिटायरमेंट हो गया 19 जुलाई में। ये मेरा परिक्रमा था। बहुत ही एक बड़ी रोचक भी थी, जोखिमपूर्ण भी यात्रा रही आपकी। और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सेना में ये जो कैप आपने पहनी है वो और ये मेडल्स है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे इन दर्शकों को बताएंगे। देखो, ये जो मेडल है, ये जो आप अपने सीने पर लगाते हैं, गौरव की बात होती है। इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक मेडल जिस इलाके में आप रहते हो, सर्विस करते हैं, उसका पार्ट 2 ऑर्डर होता है, और वो पूरे जवान से लेकर अफसर तक को ऑथराइज होता है, वो मेडल उसको लगाने का हकदार होता है जी। ये जो मेडल मेरे को ब्रॉन्ज जैसे इसके मिले हैं, ये तीनों लड़ाई के हैं। मेरा एक 65 की लड़ाई का स्टार है, समरसो स्टार करके, और 2 है पूर्वी स्टार, पश्चिमा, ये 71 की लड़ाई का है। और जो लड़ाई स्टार लड़ाई के लड़े हैं, जिसके सीने पे आप नज़र आओगे, वो दूर से पता चलेगा कि इन्हें लड़ाई में भाग लिया हुआ। बाकी जो मेडल है, वो मेडल जहाँ रहते हैं वहाँ का उसका चिन्ह होता है। तो आपने मुलाकात की ऑनरेरी कैप्टन LR पवार जी से। यकीनन इनकी जीवन यात्रा हमारे लिए प्रेरणादायक होगी। और परिधि की इस श्रृंखला युद्ध में आपने हमसे बातें की, अपने सैन्य जीवन के, अपने परिवार के अनुभव हमसे आपने साझा किए। यकीनन ये यात्रा आने वाली पीढ़ी के लिए, लोगों के लिए प्रेरणादायी होगी। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारे पास आए, हमारे